इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करेंगे, उसको समझाया जाएगा ताकि वो आपके आने वाले नीट एग्जाम या आपके बोर्ड्स में हेल्प कर सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और विविपेरस है, यानी डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, कोई एग्स वगैरह को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं। इसको हम विविपेरस बोलेंगे। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर ओवम बनते हैं। जब ये स्पर्म ट्रांसफर होते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जिसके कारण जाइगोट फॉर्मेशन होती है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो उसकी एक पार्टिकुलर सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है यूट्रिन वाल से तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन। जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जितने टाइम भी वो चलता है, जैसे ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स होता है तो उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जो बेबी बॉडी से बाहर डिलीवर किया जाता है बाय द मदर इज कॉल्ड पार्चुरेशन। केवल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन्स बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50। Male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitalia. Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. ये जो आप पाउच देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, और इसके अंदर क्या है, टेस्टिस है। The scrotum helps in maintaining its low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि स्क्रोटम का रोल क्या है। यहाँ पे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में हेल्प करता है। इससे होता क्या है कि जो टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन होती है, यानी इस टेस्टिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होगी। स्पर्म फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए चाहिए होता है लो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से भी कम, तो इसलिए ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है। इन अडल्ट्स each testis is oval in shape with a length of about 45 cm and a width of about 2 to 3 cm. The testis is covered by a dense covering. Each testis about has 250 compartments called testicular lobules. Each lobules contains 1 to 3 highly called seminiferous tubules. पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 लोबिल्स होते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि हर एक लोबिल के अंदर 2 to 3 सेमनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। Each seminiferous tubules is lined on inside by 2 type of cells is called male germ cells and Sertoli cells. The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. Sertoli cells provide nutrition to germ cells. ये क्वेश्चन काफ़ी बार नीट के अंदर पूछा जा चुका है कि सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को। द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूबल्स कॉल्ड interstitial space contains small blood vessels and interstitial cells. These interstitial cells, also called leading cells synthesize and secrete testicular hormones called एंड्रोजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट के अंदर पूछा जा चुका है कि लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रीटी टेस्टिस, वेजा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वेजा डिफरेंशिया। ये 4 डक्ट्स होती हैं
Seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through rete testis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis cells leads to vas deferens that ascends to the abdomen, loop over the urinary bladder. As you can see in this picture, first of all, rete testis open into the vasa efferentia. From there, it goes into the epididymis and later enter into the vasa deferens. Through this pathway, the sperm goes outside the testis. From there, they loop over the urinary bladder, and where they meet up with the seminal vesicles that secretes seminal fluid there, and they further combine and mix up in a single tube. It receives a duct from seminal vesicle open into the urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder, extends through the penis to its external opening called urethral meatus. The penis is male external genitalia. It is made up of special tissues that help in erection of the penis to facilitate insemination. जो पेनिस है वो स्पेशल टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो कि इसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन हो पाता है. The enlarged end of penis, called the glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. As you can see in this picture, the enlarged end is called the glans penis, and it is covered by a fold of skin that is called foreskin. The male accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. नीट एग्जाम में काफ़ी बार सेमिनल प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो पूछ ली जाती है. इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं. नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है, और ये ध्यान में रखना है कि पेड सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, सिंगल प्रोस्टेट और पेड बल्बोरेथरल ग्लैंड्स होती हैं. द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोरेथरल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. ये क्वेश्चन में नीट के अंदर आया हुआ है. Female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, external genitalia located in pelvis region. हमको ये देखना है यहाँ पर कि वन पेयर ऑफ ओवेरीज है, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स है, वन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि पेल्विस रीजन में होता है. These part of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. यहाँ पर एक चीज़ और पेयर में है, वो है मेमरी ग्लैंड्स, जो कि इन सब के साथ मिलकर जो वेरी नेसेसरी जो फंक्शंस होते हैं, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड, सब कुछ वो इंटीग्रेटेड और फंक्शनली वो मतलब सपोर्ट करते हैं, आपस में सपोर्ट करते हैं. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete ovum and several steroid hormones that are ovarian hormones. Ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 cm in length and connected to the pelvic wall and uterus by ligament. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो यूट्रस से लिगामेंट से अटैच होती है ओवरी और वो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है. ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये पेयर के अंदर पाई जाती हैं. Each ovary is covered by a thin epithelium enclosing the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla. The oviducts, also known as fallopian tubes, uterus, vagina, constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 cm long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbriae, which helps in the collection of ovum आफ्टर ओवुलेशन. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवम होता है. ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसके अंदर एक एक पार्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वो हम देख सकते हैं. जैसे कि इनफंडिबुलम पार्ट है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके एंड पॉइंट पे उसको फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि ओम कलेक्शन में हेल्प करती हैं. और जो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, तीनों मिलकर फेलोपियन ट्यूब को कंस्टिट्यूट करते हैं. इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट, एम्पुला. द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus.
इसके आगे है द यूट्रस इज सिंगल एंड आल्सो कॉल्ड वोम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहीं से जो यंग मंस है वो बाहर आता है। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल। जब सर्वाइकल कैनाल और जो वेजाइना है ये आपस में मिलते हैं तो ये बर्थ कैनाल बनाते हैं। ऑल ऑफ द यूट्रस हैज 3 layers ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइन्स द यूट्रस कैविटी। हमको यहाँ पे फंक्शन भी पता होना चाहिए, जैसे कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नेट के अंदर आ चुका है कि मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है, कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। डायग्राम में देख सकते हैं इन तीनों लेयर को दिखाया गया है। जो सबसे इनर मोस्ट है एंडोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम है, और ये सर्वाइकल कैनाल है यहाँ पे, और ये वेजाइना। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो वो बन जाएगी बर्थ कैनाल। ओके, और ये सर्विक्स है। एक एक पार्ट इसके अंदर अच्छे से दिखाया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को पक्का कर लेना, ये डायरेक्ट डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होने चाहिए एक एक पार्ट। Mons pubis is a fusion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis, surrounds the vaginal opening. Labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Very important, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइमन किस बॉडी पार्ट को बोलते हैं, या मतलब एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइमन बोलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। द क्लिटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की टू लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है, उनके अपर जंक्शन पे जहाँ पे वो अटैच्ड होती हैं वहाँ पे क्या होता है, क्लिटोरिस पाई जाती है। टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच होती है टू लेबिया माइनोरा से, उसको क्या बोलेंगे, क्लिटोरिस बोलेंगे। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस intercourse, but it is not true completely, but because it can be torn during the sports activity like horse riding, cycling, etc. A functional mammary gland is a characteristic of all females. The mammary glands are paired structures. याद रखना कि paired structure होते हैं। Breast that contains glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cell called alveoli. Very important. The cells of the alveoli secretes milk which is stored in the cavities of alveoli. The alveoli opens into the mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. This diagram is very very important, जिसमें एक एक पार्ट को इस दिखाया गया है कि पहले मेमोरी लोब आता है, वो जुड़कर मेमोरी एल्वियोलस बनते हैं, फिर वो कंबाइन होकर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, ठीक है, वो कंबाइन होकर लैक्टिफेरस डक्ट, और एट द एंड वो एरियोला और जो कनेक्टेड होकर वो निपल्स बन जाते हैं। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। डायग्राम आप इस चैप्टर को जरूर करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा हैं और ये आपको अंडरस्टैंड करने में, टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवेरीज इन फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। मेल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं। बाय द वे प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन्स एट प्यूबर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखने की चीज़ है कि टेस्टिस में जो स्पर्म है वो प्यूबर्टी पर आकर बनने शुरू होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा बचपन से शुरू हो जाता है, बिफोर देयर बर्थ। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द inside wall of the seminiferous tubules multiply by dividing mitotic division, increase in numbers. Each spermatogonium is diploid, contains 46 chromosomes. Okay, some of the spermatogonia are called primary spermatocytes, periodically undergo meiosis. A primary spermatocytes complete the first meiotic division, that is also called reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. The secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each, the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. Okay, जो secondary spermatocytes हैं फर्दर उनके अंदर डिवीजन होगा और जिसके कारण
वो क्या बन जाएंगे कि वो फर्दर 4 इन नंबर स्पर्मेटाइड्स में बन जाएंगे, और 4 आफ्टर डिवीजन सेल्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज only possible through the meiotic division. After that, the spermatids are transformed into spermatozoa, that is also called sperms, by the process called spermiogenesis. इससे पहले एक टर्म थी spermatogenesis, यहाँ पे है spermiogenesis. इनमें डिफरेंस क्या है? स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस एक होल प्रोसेस को बोलते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब स्पर्म फॉर्म हो जाता है तब तक को उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. Okay, after spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by process called spermiation. ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है, डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछ लिया जाए कि स्पर्मिएशन है क्या. उसके बाद में है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के अंदर बढ़ोतरी होने के कारण ही क्या होता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के दौरान, क्योंकि प्यूबर्टी के अंदर ही सबसे ज़्यादा हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं. दिस इफ़ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ZNRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन. द इंक्रीज लेवल ऑफ ZNRH देन एक्ट्स एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, stimulates the secretion of 2 gonadotropins that are luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. LH acts at the leading cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. वेरी सिंपल, आपको याद रखना है LH का डायरेक्ट कनेक्शन एंड्रोजन से है. एंड्रोजन इन टर्न स्टाइमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck, a middle piece and a tail. That is shown in the diagram also, neck, head, tail. Okay, and that is called the middle piece. This is the structure. A plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Okay, that is the sperm head, and there is present the elongated haploid nucleus. Okay, this is the part of nucleus, and the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. This is the acrosome, and this is the cap, and this structure is known as the acrosome. After that, the acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. जब स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, मतलब वहाँ पे टच करता है, तो वहाँ पे ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन को रप्चर करने में हेल्प करता है ओवम की मेम्ब्रेन में, और जो स्पर्म है ये डायरेक्ट एंट्री कर जाता है किसके अंदर, ओवम के अंदर. द मिडल पीस possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of tail that facilitates sperm motility, essential for fertilization. जो मिडल पीस है इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही पावर हाउस है, ठीक है. ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है वो मोटिलिटी करने में सक्षम हो पाते हैं, मूवमेंट अच्छे से हो पाती है उस एनर्जी के द्वारा. ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for a normal fertility at least 60% of them must have normal shape and size. At least 40% of them must show vigorous motility. कहना क्या चाहता है मैं समझाता हूँ, ठीक है. एक सिंगल कोइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक जो ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट कर देता है. उन 200 से 300 मिलियन के अंदर से 60% जो मेल हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए. और जो 60% जो स्पर्म जो नॉर्मल शेप के होंगे उनमें से भी 40% जो स्पर्म है उनके अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी उनके अंदर मोबिलिटी इतनी तेज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि वो ओवम तक पहुंच पाएँ, ये कहना चाहता है. आगे, द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, जो हमने पहले पढ़ लिया है. द सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस, वे डिफरेंट सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स. द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन. जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म साथ में मिलते हैं तो उसको हम सीमेन बोलते हैं. नॉट ओनली द स्पर्म ओनली. द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. कहना क्या चाहता है, मेल के अंदर यदि स्पर्म बन रहे तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और फीमेल के अंदर यदि हम गैमेट्स बन रहा है, ओवम बन रहा है, तो उसको हम oogenesis बोलते हैं. और ये काफ़ी डिफरेंट है, कैसे आगे देखते हैं. oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. मैंने पहले वीडियो स्टार्टिंग में बोला था
कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही उसके अंदर गैमेट्स बनने शुरू हो जाते हैं फीमेल के अंदर, लेकिन मेल के अंदर ये प्यूबर्टी पे बनने शुरू होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवेरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी न्यू oogonia ऐड नहीं होती है। This cell starts division, enter into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at that stage, called primary oocytes. Each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Okay? कहना क्या चाहता है कि स्टार्टिंग में जितने भी होते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्यूबर्टी तक जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थिका और कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर सराउंडेड की जाती ग्रेनुलोसा सेल्स से तो एक न्यू लेयर बनती है, उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity antrum। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड फील्ड कैविटी यदि किसी फॉलिकल के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि वो टर्सरी फॉलिकल है। द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocytes within the tertiary follicles grow in size, completes its first meiotic division। जैसे टर्सरी फॉलिकल बनते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी oocytes हैं वो अपने फर्दर साइकिल कंप्लीट करता है। It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocytes and a teeny first polar body। This is the diagram where you can see all the follicles, that is, this is the primary follicles, and after that these are the secondary, or after that a fluid filled cavity is formed, after which we can say that it is tertiary follicle, and further it grows and converted into graphene follicle, then ovum, and the left out portion is called the corsum luteum, that is very important and secretes very useful hormones। The secondary oocytes retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocytes। Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? This is not known till now. At present we are not very certain about this। The tertiary follicle further changes into the mature follicle called graphene follicle। The secondary oocytes form a new membrane called zona pellucida surrounding it। The graphene follicle now ruptures to release the secondary oocyte, that is called ovum, from the ovary by the process called ovulation। See the diagram where you can understand it properly। Next topic is menstrual cycle। The reproductive cycle in the female primates, that is the monkey, apes, human beings, is called menstrual cycle। The first menstruation begins at puberty and is called menarche। In human females, menstrual cycle is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। The cycle of the event starting from the first from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। जो टाइम पीरियड होता है जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होती है और जब नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली होती है उसके बीच का जो टाइम है, जो इवेंट्स होंगे, जो इवेंट्स हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलेंगे। ओके, वन ओवम इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द मिडल of its menstrual cycle। Major events of the menstrual cycle are shown in the figure that we will discuss later। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। The menstrual flow results due to breakdown the endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through the vagina। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। The lack of menstruation may be indicative of pregnancy, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health। Menstrual phase is followed by the follicular phase। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature graphene follicles and simultaneously the endometrium of uterus degenerates through proliferation। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones। The secretion of gonadotropin, LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14th day, very important,
rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle and called LH surge. This term can be asked directly in the definition, so prepare it well. Induces rupture of graphene follicles and thereby the release of ovulation. By the process of ovulation, the ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the graphene follicles transform into the corpus luteum, as I described in the previous section in the image part. The corpus luteum secretes a large amount of the progesterone, which is essentially for the maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. यदि fertilization नहीं हो पा रहा है तो corpus luteum degenerate हो जाते हैं. This causes disintegration of endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. नई cycle start हो जाती है. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. मतलब 50 साल के बाद menstruation होना बंद हो जाएगा. उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. This is the graphical representation of the menstrual cycle that are defined by the graph part. You can see these are the phases that are defined here: menstruation, follicular phase, and luteal phase, and next cycle begins. And here the hormone level is indicated. ovarian events यहाँ पे हैं, pituitary और यहाँ पे यूट्रिन इवेंट्स है. पिट्यूटरी हार्मोन्स के यहाँ पे आपको पीक दिखाई जाएगी. यहाँ बताया गया जैसे कि 14 डे मिड ऑफ साइकिल में LH जो हार्मोन है वो अपने पीक पे होते हैं, LH-FSH, तो उसको हम LH सर्ज बोलते हैं. और इसी पार्ट में आकर यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है एकदम से हार्मोन का तेज हो जाने से. आफ्टर दैट जो लेफ्ट आउट पोर्शन उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि फर्दर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है. दीज आर द अदर हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, and you can see it and can understand well through this diagram. Fertilization and implantation. During copulation coitus, semen is released by the penis into the vagina, that is called insemination. The motile sperm swim rapidly and passes through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Very important, must remember these points. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only take place if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary regions. This is the reason why not all the copulation leads to fertilization and pregnancy. मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है कि एक एम्पुलरी रीजन तो फेलोपियन ट्यूब ने पढ़ा था, वहाँ पे एक होता है. यहाँ पर जो ओम और जब स्पर्म एक साथ साइमल्टेनियसली आएंगे, साइमल्टेनियसली ओम स्पर्म आएंगे, तभी जाकर प्रेगनेंसी हो पाएगी. इसी का कारण है कि बहुत सारी कॉपुलेशन करने के बाद ही प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि जो कोइंसिडेंस होता है जो एम्पुलरी रीजन में ओम और स्पर्म का पहुँचने का वो बहुत कम होता है. जब वो पहुँच जाते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. Process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, where the acrosome, the part of the sperm that we discussed, secretes enzymes or that help in the rupture of the membrane and results in the fertilization. Induces changes in the membrane that block the entry of the additional sperms. Okay, membrane क्या करती है, जैसे वो स्पर्म के जो एक्रोसोम कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पे खुद तो अंदर चला ही जाता है और दूसरे जो स्पर्म है उनकी एंट्री को भी ब्लॉक कर देता है. ये उसका काम होता है. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida layer. The plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocytes. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum, also called oocyte. Soon, the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together and form a diploid zygote. One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in male is XY. Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas the male gametes sperm, the sex chromosome could be either X and Y. That is, 50% of the sperms carry the X chromosomes, while the
percent carry the Y. After fusion of the male and female gametes, the zygote will carry either XX and XY, that depending on whether the sperm carrying the X or Y fertilized ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. The mitotic division starts at the zygote, move through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. जैसे ही वो isthmus से यूट्रस की तरफ जाता है तो इस बीच में क्या होता है कि जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और वो पहले 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा और जो उसको हम ब्लास्टोमेयर बोल देंगे. द एम्ब्रियो विद 18 to 16 blastomeres is called a morula. The morula continues to divide and transform into blastocysts. As it moves further into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium of and the inner cell mass gets differentiated at the embryo. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रन सेल्स डिवाइडेड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. As a result, the blastocyst become embedded into the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. This is the diagram where you can see the different processes. That is, this is the morula, 8 to 16 cells. Okay, here the fertilization takes place at the ampulla stage and after that cell division continues in the further stages and at H stage the blastocyst implantation takes place. You can see it and you will understand it very easily. Pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Very important definition में आ सकता है. The chorionic villi in the uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit developing embryo and maternal body called placenta. Very important. आपको याद होना चाहिए कि प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. काफ़ी बार नीट के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द supply of oxygen, nutrients to the embryo and the removal of the carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. ये भी पूछे जा चुके हैं कि प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substance to and from the embryo. The placenta also acts as an endocrine gland. क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि endocrine gland का काम करता है नहीं करता है. And produces several hormones like human chorionic gonadotropin (HCG), human placental lactogen and HPL, and estrogen and progesterones. In later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. ये पूछा जाता है कि relaxin किसके द्वारा secrete करा जाता है, तो वो ovary है. Let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी में आते हैं, HCG, HPL, relaxin, etc. Okay. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. इन hormones का भी जो level increase हो जाता है blood के अंदर. Increased production of these hormones is essential for the supporting of the fetal growth, metabolical changes in the mother and maintenance of pregnancy. ये ज़रूरी भी हैं कि इनका जो secretion ज़्यादा हो ताकि maintain कर सके pregnancy को. This is the diagram where you can see placental villi, umbilical cord, that is this, and this is the embryo part, and this is the yolk sac, and the cavity of the uterus, that is left out reddish part is the cavity of the uterus. Immediately after the implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between ectoderm and endoderm. These three layers give rise to all the tissue organs in adults. Okay, it needs to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potential to give rise to all the tissues and organs. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेम सेल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है जो कि सभी ऑर्गन्स को गिव राइज करा सकता है. इसके अंदर इतनी पोटेंशियल या कैपेसिटी होती है. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 months. When begins
आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले जो मंथ है प्रेगनेंसी उसके अंदर एम्ब्रियो का हर्ट फॉर्म होगा। उसके बाद द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फोइटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड सर्टेनफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। सबसे पता कैसे चलेगा प्रेगनेंसी हो चुकी है कि या जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो वो पता लगेगा कि हम स्टेथोस्कोप से उसकी जो हार्ट साउंड सुनेंगे, क्योंकि जो पहले ही मंथ के अंदर क्या होता है, हार्ट फॉर्म होता है। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फोइटस डेवलप्स इनटू लिम्स एंड डिजिट। जो उसके पैर और जो हाथ हैं, पैरों की उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं, हाथ पैरों की उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। For example, limbs, external genitalia organs as well are well developed. The first movement of the fetus and appearance of hairs on the head are usually observed during the 5th month. By the end of about 24 weeks, the end of second trimester, the body is covered with fine hairs. 5वें मंथ के अंदर क्या होता है कि जो फोइटस के जो बॉडी के ऊपर और सिर के ऊपर जो बाल आने शुरू हो जाते हैं, और 6th मंथ में क्या हो जाता है, पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाती है और आईलिड्स सेपरेट्स हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं जो 4th मंथ है और जो फर्दर जो 7th और 8th मंथ है उनका डिस्कशन इसके अंदर नहीं किया गया है, वो आपको और कहीं से देख लेना, नहीं तो यही इन्हीं में से भी क्वेश्चन आ जाएगा। 9th मंथ का यहाँ पे डिस्कशन कर रखा है कि बाय द एंड ऑफ द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फोइटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। Various contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus and this process or delivery of fetus is called parturition। Very important term है ये, gestation period क्या होता है, parturition क्या होता है, याद कर लेना। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originates from the fully developed fetus, the placenta, which induces mild uterine contraction called fetal ejection रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर काफ़ी बार कि जो सिग्नल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो होते हैं फुली डेवलप्ड फोइटस से तो होते ही होते हैं, और जो प्लेसेंटा होती है वो भी इसको इंड्यूस कराने में हेल्प करती है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एट द यूट्राइन मसल्स एंड काजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है। यूट्राइन मसल्स में काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, जिसके कारण जो बेबी पुल आउट बॉडी से पुल आउट बाहर निकलने में उसको हेल्प मिलती है। ओके, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल कॉल्ड पार्चुरेशन। Okay, soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy and starts producing milk toward the end of the pregnancy, process called lactation। जो पहला जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स मदर इन द फीडिंग द न्यू बोर्न। Okay, the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to the developing resistance for the newborn babies। क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो जो कोलोस्ट्रम है उसी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है एक मिनिमल लेवल तक, और जिससे वो रजिस्ट कर पाता है कुछ नॉर्मल लेवल जो पैथोजेंस वगैरह हैं उनको। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for upbringing a healthy baby। This is the end of your chapter. After that we will discuss the next chapter. For that stay tuned. Thanks for watching.